सौम्या अपनी पुरानी सी साड़ी संभालते हुए घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन आंखों में रात भर की अधूरी नींद साफ दिखाई दे रही थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद यही घर उसका सहारा था, मगर इसी घर में वो नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। उसका बड़ा भाई अपनी पत्नी दीप्ति के कहने पर चलने लगा। दीप्ति को सौम्या का घर में रहना बोझ लगता था। वो हर छोटी बड़ी बात पर उसे ताने देती, अपमानित करती और पूरे घर का काम उसी से करवाती। फिर गांव की पगडंडियों से होकर वो बकरियां और भैंस चराने जाती। यही उसकी रोज की जिंदगी थी। उसके पास 2 वक्त चैन से बैठने का समय भी नहीं था। कई बार उसके पैरों में छाले पड़ जाते, धूप से चेहरा झुलस जाता, मगर उसकी भाभी को उसकी तकलीफ दिखाई नहीं देती थी। वो बस यही सोचकर सब सह लेती कि शायद एक दिन उसका भाई उसके दर्द को समझेगा। सौम्या सुबह से बकरियां लेकर जंगल की ओर चली गई थी। दोपहर होते होते अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी। बकरियां और भैंस इधर उधर भागने लगी। सौम्या उन्हें संभालने के लिए खेतों और झाड़ियों में घंटों दौड़ती रही। कई बार उसके पैर कांटों में उलझे, हाथ छिल गए, मगर उसने किसी तरह सभी बकरियों को इकट्ठा किया। जब तक वो उन्हें लेकर घर पहुंची, शाम हो चुकी थी। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, दीप्ति गुस्से में दरवाजे पर खड़ी थी। उसने तेज आवाज में कहा, सौम्या, आज इतनी देर क्यों लगा दी आने में? तुझे पता नहीं कि मुझे समय पर खाना चाहिए होता है? सौम्या ने डरते डरते सिर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बोली, भाभी, आज बकरियों ने बहुत परेशान कर दिया। वे घर की तरफ आ ही नहीं रही थी। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि दीप्ति ने गुस्से में उसके गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। सौम्या का चेहरा एक तरफ मुड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो चुपचाप अपने आंसू पोंछती हुई बकरियां और भैंस बांधने लगी और फिर सीधे रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। दीपक वहीं बैठा सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने अपनी बहन के लिए एक शब्द तक नहीं बोला। रात को जब सब लोग खाना खा चुके, तब सौम्या ने रोटियां खाई। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, मगर उसने अपनी सिसकियां दबा ली ताकि कोई सुन ना ले। कुछ दिनों बाद दोपहर के समय अचानक उसकी बुआ घर पहुंची। सौम्या उन्हें देखकर दौड़ती हुई आई और उनके पैरों में झुक गई। बुआ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी सूजी हुई आंखें और चेहरे पर पड़े पुराने थप्पड़ों के निशान देखे तो उनका दिल भर आया। चाय पीते पीते उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, दीपक, मैं सौम्या के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। अब समय आ गया है कि उसकी भी शादी कर दी जाए। ये सुनते ही सौम्या के चेहरे पर वर्षों बाद हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन तभी दीप्ति व्यंग से हंस पड़ी और उसने ताली बजाते हुए कहा, अरे बुआ जी, बकरी चराने वाली इस गंवार लड़की से कौन शादी करेगा? आप इसके लिए लड़के ढूंढना बंद कर दीजिए। ये पूरी जिंदगी इसी घर में रहेगी और हमारा काम करेगी। दीप्ति की बातें सुनकर सौम्या का दिल फिर से टूट गया। उसके भाई ने भी दीप्ति की बात का समर्थन करते हुए कहा, दीप्ति ठीक ही तो कह रही है बुआ, कौन करेगा इससे शादी? ये सुनते ही सौम्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो बिना कुछ बोले अंदर चली गई। उसी गांव में एक युवक कई दिनों से चुपचाप सौम्या को देख रहा था। जब भी सौम्या बकरियां चराने खेतों में जाती, वो दूर खड़ा उसे देखता रहता। उसने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी सादगी, मेहनत और सहनशीलता ने उसके दिल में सौम्या के लिए
सम्मान और प्रेम पैदा कर दिया था। उसने अपने लोगों से सौम्या के बारे में सारी जानकारी निकलवाई। जब उसे पता चला कि वो अपने ही घर में अपमानित होकर जी रही है, तो उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। उसी शाम उसने अपने पिता नारायण जी से कहा, पिताजी, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, मुझे दौलत नहीं संस्कार चाहिए। नारायण जी ने बेटे की बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अगर तूने किसी लड़की में उसके संस्कार देखे हैं तो मुझे तुझ पर गर्व है। कल ही मैं उसकी बुआ से मिलकर रिश्ता मांगने जाऊंगा। उस रात सौम्या अपने छोटे से कमरे में रोते रोते सो गई। अगली सुबह नारायण जी अपनी गाड़ी से सीधे सौम्या की बुआ के घर पहुंचे। बुआ ने उनका आदर सत्कार किया और बैठने के लिए कहा। कुछ औपचारिक बातें होने के बाद नारायण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, मैं अपने बेटे अर्जुन मेहता के लिए आपकी भतीजी सौम्या का हाथ मांगने आया हूँ। मेरा बेटा कई दिनों से सौम्या को देख रहा है। उसने उसके रूप को नहीं, बल्कि उसके संस्कार, उसकी मेहनत और उसके त्याग को पसंद किया है। उसने मुझे साफ शब्दों में कहा कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ सौम्या से। मुझे पता है कि सौम्या के साथ उसके अपने ही लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा जरूर लेते हैं, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर सौम्या हमारी बहू बनकर हमारे घर आएगी तो उसे बेटी से भी बढ़कर सम्मान मिलेगा। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। बुआ ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। उनके मन में खुशी तो थी, लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा था। उन्होंने झिझकते हुए पूछा, भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपका बेटा करता क्या है? आजकल लड़की का रिश्ता करने से पहले ये जानना भी जरूरी होता है कि लड़का अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाता है। ये सुनकर नारायण जी हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने जेब से अपना मोबाइल निकाला और बोले, बहन जी, मैं आपको खुद कुछ नहीं बताऊंगा। आप बस अपने मोबाइल में एक बार अर्जुन मेहता बिलियनियर बॉय लिखकर गूगल पर खोज लीजिए। उसके बाद आपको हमारे बारे में कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुआ ने तुरंत अपना फोन उठाया। उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। जैसे ही उन्होंने गूगल पर अर्जुन मेहता का नाम खोजा, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। स्क्रीन पर देश के सबसे युवा अरबपतियों में अर्जुन मेहता का नाम चमक रहा था। बुआ के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे मन ही मन सोचने लगी कि जिस लड़की को उसके अपने लोग बोझ समझते हैं, उसी लड़की की किस्मत में इतना बड़ा घर लिखा है। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, मुझे ये रिश्ता पूरे दिल से मंजूर है। भगवान ने मेरी भतीजी की सुन ली। रिश्ता तय होने के बाद बुआ बिना एक पल गवाए सीधे खेतों की ओर चल पड़ी, जहां सौम्या रोज की तरह बकरियां चरा रही थी। तेज धूप में उसका चेहरा लाल हो गया था। हाथों में रस्सी थी और पैरों में पुराने टूटे हुए चप्पल। वो दूर से ही बुआ को देखकर मुस्कुरा दी। बुआ उसके पास पहुंची तो देखा कि सौम्या ने अभी खाना भी नहीं खाया था। वो बकरियों को घास खिला रही थी। ये देखकर बुआ का दिल भर आया। उन्होंने सौम्या को अपने पास बैठाया और धीरे धीरे पूरी बात बताई। एक बहुत बड़े घर से उसके लिए रिश्ता आया है। लड़के का नाम अर्जुन मेहता है और वो देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक है। सौम्या कुछ पल तक बिल्कुल शांत बैठी रही। उसे लगा जैसे वो कोई सपना सुन रही हो। उसने धीरे से कहा, बुआ, मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। मुझे तो ठीक से पढ़ना भी नसीब नहीं हुआ। मैं पूरे दिन बकरियां चराती हूँ। इतने बड़े घर के लोग मुझे क्यों अपनाना चाहेंगे? कहीं ये मजाक तो नहीं? बुआ ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटी,
उन्हें तेरी गरीबी नहीं, तेरे संस्कार पसंद आए हैं। भगवान देर से न्याय करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। सौम्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाकर कहा, बुआ, मेरे लिए आप ही माँ जैसी हैं। आप जो फैसला करेंगी वही मेरे लिए सही होगा। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता ठीक है तो मुझे भी मंजूर है। उधर अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा था, लेकिन उसका मन बार बार सौम्या की ओर जा रहा था। उसने अपने एक विश्वसनीय कर्मचारी से कहा, मुझे दौलत पर कभी घमंड नहीं रहा। मैंने अपने जीवन में बहुत अमीर लोग देखे हैं, लेकिन सौम्या जैसी संस्कारी लड़की पहली बार देखी है। वही मेरे घर की असली लक्ष्मी बन सकती है। अगर उसके भाई भाभी इस रिश्ते के लिए मना भी कर दें, तब भी मैं उसे सम्मान पूर्वक अपनी पत्नी बनाऊंगा। किसी भी कीमत पर अब उसकी जिंदगी में आंसू नहीं आने दूंगा। शाम होते ही बुआ ने दीपक को फोन लगाया। फोन उठाते ही उन्होंने खुशी से कहा, दीपक, सौम्या के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। लड़का अरबपति है, पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा परिवार है। भगवान ने हमारी बेटी की सुन ली। लेकिन दीपक ने बिना पूरी बात सुने ही कठोर आवाज में कहा, बुआ, मुझे कोई रिश्ता विस्ता नहीं करना। सौम्या कहीं नहीं जाएगी, वो इसी घर में रहेगी। घर का काम कौन करेगा? आप आगे से उसके लिए कोई रिश्ता लेकर मत आइएगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। बुआ कुछ देर तक फोन को देखती रह गई। उनकी आंखों में निराशा उतर आई। उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि एक भाई अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन गया था। जब उन्होंने दोबारा फोन मिलाया तो इस बार दीप्ति ने उठाया। उसने व्यंग से हंसते हुए कहा, बुआ जी, लगता है किसी ने आपसे बहुत बड़ा मजाक किया है। हमारी बकरी चराने वाली नौकरानी जैसी लड़की से कोई अरबपति शादी करेगा? ऐसे सपने देखना बंद कर दीजिए। फोन कटते ही बुआ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उनके आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प के थे। उन्होंने तुरंत नारायण जी को फोन लगाया और पूरी बात बता दी। कुछ देर तक दोनों के बीच गंभीर चर्चा होती रही। आखिरकार नारायण जी ने शांत स्वर में कहा, जब लड़की बालिग है और उसकी अपनी इच्छा है इस रिश्ते के लिए, तब किसी को उसकी जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार नहीं है। अगर उसके भाई भाभी नहीं मानते तो हम कानून के अनुसार कोर्ट मैरिज कराएंगे। मैं अपने बेटे की खुशियों के साथ किसी की जिद नहीं चलने दूंगा। सौम्या अब और अपमान नहीं सहेगी। ये सुनकर बुआ के चेहरे पर कई दिनों बाद संतोष दिखाई दिया। कुछ दिनों तक उन्होंने पूरी योजना बहुत सावधानी से बनाई। उधर सौम्या पहले की तरह ही सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती रही। उसके मन में कहीं न कहीं ये उम्मीद जरूर थी कि शायद भगवान उसके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इतनी बड़ी करवट लेने वाली है। एक दिन सुबह सुबह बुआ अचानक उसके घर पहुंची। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दीपक, मुझे सौम्या को 2-3 दिन के लिए अपने साथ ले जाना है। मेरे घर में पूजा है, अकेले मुझसे तैयारी नहीं हो पाएगी। ये सुनते ही दीप्ति ने तुरंत मना कर दिया। उसने ताने मारते हुए कहा, नहीं बुआ, इसे कहीं नहीं जाना। घर का सारा काम कौन करेगा? बकरियां कौन चराएगा? खाना कौन बनाएगा? हमें इसकी ज़रूरत है। बुआ ने बहुत प्यार से समझाया कि पूजा के बाद वो खुद सौम्या को वापस छोड़ जाएंगी। काफ़ी देर तक बहस होती रही। आखिरकार दीपक ने लापरवाही से कहा, ठीक है, ले जाइए, लेकिन 2 दिन बाद इसे वापस छोड़ दीजिएगा। ये सुनते ही बुआ ने राहत की सांस ली। सौम्या चुपचाप बुआ के साथ चल दी। रास्ते भर वो यही सोचती रही कि आखिर बुआ उसे कहाँ ले जा रही हैं। जब वे शहर पहुंची और एक बड़े से भवन के सामने गाड़ी रुकी, तब उसने देखा कि वहां अर्जुन, नारायण जी
और कुछ वकील पहले से मौजूद थे। सौम्या घबरा गई। उसके कदम वहीं पर रुक गए। उसने मासूमियत से बुआ की तरफ देखा। बुआ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, यही वो दिन है जिसका भगवान ने तेरे लिए चुनाव किया है। आज तेरी और अर्जुन की कोर्ट मैरिज होगी। तू डर मत, ये फैसला तेरी खुशियों के लिए है। सौम्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, बुआ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या मैं सच में इस लायक हूँ? तभी अर्जुन उसके सामने आया। उसने बहुत सम्मान के साथ कहा, सौम्या, इंसान की कीमत उसके कपड़ों पैसों से नहीं होती, बल्कि उसके संस्कारों से होती है। मैं तुम्हें तुम्हारी सादगी और अच्छे दिल की वजह से अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तो आज कुछ भी नहीं होगा। सौम्या ने पहली बार अर्जुन की आंखों में देखा। वहां उसे कोई घमंड नहीं, बल्कि सच्चा सम्मान दिखाई दिया। उसने धीरे से सिर झुका दिया। यही उसकी सहमति थी। कुछ देर बाद दोनों ने कानून के अनुसार विवाह के कागजों पर हस्ताक्षर किए। गवाहों की मौजूदगी में दोनों पति पत्नी बन गए। नारायण जी ने अपनी नई बहू के सिर पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो। शादी के बाद अर्जुन ने कहा, अब हम सबसे पहले तुम्हारे भाई के घर चलेंगे। मैं किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन उन्हें ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जिस लड़की को उन्होंने नौकरानी समझा, वो आज से मेरी पत्नी है। कुछ देर बाद कई गाड़ियां दीपक के घर के सामने आकर रुकी। पूरे मोहल्ले के लोग हैरान होकर बाहर निकल आए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी महंगी गाड़ियां इस साधारण से घर के सामने क्यों रुकी हैं। जैसे ही सौम्या लाल जोड़े में गाड़ी से उतरी, सबकी आंखें फटी रह गईं। उसके चेहरे पर आज पहली बार आत्मसम्मान की चमक थी। उसके पीछे अर्जुन और नारायण जी खड़े थे। दीप्ति जैसे ही बाहर आई, सौम्या को दुल्हन के रूप में देखकर उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, दीपक, जल्दी बाहर आओ। देखो, इस लड़की ने हमारी नाक कटवा दी, चोरी छिपे शादी करके आ गई। इतना कहते हुए वो गुस्से में सौम्या की तरफ बढ़ी और हमेशा की तरह उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। दीप्ति का हाथ सौम्या तक पहुंचता उससे पहले ही अर्जुन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने शांत लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, भाभी, बस बहुत हो गया। आज तक आपने इस लड़की पर जितने अत्याचार किए, वो इसीलिए सहती रही क्योंकि उसके पास कोई अपना नहीं था। लेकिन आज से ये मेरी पत्नी है। अब इस पर हाथ उठाने की गलती कभी मत कीजिएगा। अगर किसी ने मेरी पत्नी की आंखों में एक भी आंसू लाने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगर आपको सम्मान देना नहीं आता तो अपमान करने का अधिकार भी नहीं है। इतने में दीपक भी बाहर आ गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी का हाथ अर्जुन ने पकड़ रखा है। वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का हाथ पकड़ने की? जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? अर्जुन ने बिना घबराए उसकी तरफ देखा, फिर बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि सौम्या तुम्हारी बहन है, कोई नौकरानी नहीं। जिस बहन ने माँ बाप के बाद तुम्हारे लिए अपना पूरा जीवन गंवा दिया, तुमने उसी की जिंदगी नरक बना दी। तुम्हारी पत्नी उसे रोज अपमानित करती रही, मारती रही और तुम तमाशा देखते रहे। आज अगर मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा होता तो तुम्हारी पत्नी फिर से मेरी पत्नी पर हाथ उठा देती। अब ऐसा कभी नहीं होगा। अर्जुन की एक एक बात दीपक के सीने में तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उधर सौम्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके सम्मान के लिए इस तरह खड़ा होगा। तभी बुआ आगे बढ़ी
उनके चेहरे पर वर्षों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने गुस्से से दीपक और दीप्ति की तरफ देखते हुए कहा, बस बहुत हो गया। हम लोग यहाँ लड़ने नहीं आए थे। हम तो तुम्हें अपनी बेटी के रिसेप्शन का निमंत्रण देने आए थे। लेकिन तुम दोनों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हें रिश्तों की नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ की परवाह है। दीप्ति व्यंग से हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, हम फटीचर लोगों के रिसेप्शन में नहीं जाते। ये सुनकर बुआ मुस्कुराई और बोली, मैं तो अब चाहूंगी कि तुम दोनों जरूर आना, क्योंकि वहां आकर ही तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी नजरों में बकरी चराने वाली लड़की का पति फटीचर है या करोड़ों अरबों का मालिक। इतना कहकर बुआ अर्जुन और सौम्या के साथ वहां से चली गई। पीछे खड़ी दीप्ति के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, करोड़पति अरबपति। उसने घबराकर दीपक की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, दीपक, कहीं सच में वो लड़का बहुत बड़ा आदमी तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो? और जब वो आया था तो उसके साथ में बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां भी थी। दीपक भी पहली बार गहरी सोच में डूब गया। दोनों बार बार एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि आखिर वो अर्जुन कौन था जिसने इतने आत्मविश्वास के साथ खुद को सौम्या का पति बताया और बिना किसी डर के उनके सामने खड़ा हो गया। दीप्ति के मन में अभी भी अहंकार था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा डर भी घर कर चुका था। वो बार बार बुआ की कही हुई बात याद कर रही थी, रिसेप्शन में आना तब पता चलेगा कि तुम्हारी नज़रों में फटीचर दिखने वाला लड़का असल में करोड़पति है या फटीचर। पूरी रात वो करवटें बदलती रही। सुबह होते ही उसने दीपक से कहा, हमें उस रिसेप्शन में जरूर जाना चाहिए। अगर बुआ झूठ बोल रही हैं तो सबके सामने उनकी बात का जवाब देंगे, लेकिन अगर कहीं वो सच कह रही हैं तो हमें भी जानना चाहिए कि आखिर सौम्या की किस्मत एक ही दिन में कैसे बदल गई। दीपक के मन में भी बेचैनी थी। आखिरकार दोनों ने तय किया कि वे रिसेप्शन में जाएंगे। शाम होते ही दोनों उस पते पर पहुंचे जो निमंत्रण पत्र में लिखा था। जैसे ही उनकी गाड़ी शहर के सबसे आलीशान 5 स्टार होटल के बाहर रुकी, दोनों के होश उड़ गए। होटल के बाहर देश विदेश की महंगी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। होटल के मुख्य दरवाजे को लाखों ताजे फूलों से सजाया गया था। होटल के बाहर लगे विशाल डिजिटल स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, उद्योगपति अर्जुन मेहता एवं श्रीमती सौम्या के विवाह उपलक्ष्य में आयोजित भव्य स्वागत समारोह में आपका स्वागत है। ये पढ़ते ही दीपक और दीप्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। दीप्ति के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को वो रोज बकरी चराने वाली गवार कहकर अपमानित करती थी, आज उसी लड़की का स्वागत देश के सबसे बड़े लोगों के बीच एक महारानी की तरह हो रहा था। उनके मन में पछतावे की पहली चुभन महसूस हुई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी बुआ मुस्कुराती हुई उनके पास आई। उनके चेहरे पर किसी प्रकार का घमंड नहीं था, लेकिन वर्षों का दर्द आज संतोष में बदल चुका था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आखिर आ ही गए तुम दोनों। आओ, आज तुम्हें अपने उस दामाद की दुनिया दिखाती हूँ जिसे तुम लोग फटीचर समझ रहे थे। इतना कहकर वो दोनों को अंदर ले गई। जैसे ही दीपक और दीप्ति ने हॉल के भीतर कदम रखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरा हॉल किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। हजारों मेहमान मौजूद थे। मंच पर फूलों और हीरो जैसी चमकती लाइटों के बीच अर्जुन और सौम्या खड़े थे। सौम्या को देखकर तो जैसे दीप्ति की सांसें रुक गई। वही सौम्या जिसके हाथ कभी गोबर उठाते उठाते खुरदुरे हो गए थे, आज उन्हीं हाथों में बेशकीमती हीरो के कंगन चमक रहे थे। उसके गले में हीरों का हार था, कानों में दुर्लभ हीरे जड़े झुमके थे। उसकी मुस्कान पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रही थी।
अर्जुन बार बार प्यार से उसकी तरफ देख रहा था। हर मेहमान बड़े सम्मान से सौम्या को मिसेज मेहता कहकर संबोधित कर रहा था। ये दृश्य देखकर दीप्ति के भीतर का अहंकार पूरी तरह टूटने लगा। उसे याद आने लगा कि कैसे वो उसी लड़की को समय पर खाना ना बनने पर थप्पड़ मार देती थी, भूखा रखती थी और नौकरानी से भी बदतर व्यवहार करती थी। आज वही लड़की हजारों लोगों के बीच सम्मान की देवी बनकर खड़ी थी। कुछ देर बाद बुआ ने दोनों को एक कोने में ले जाकर गंभीर स्वर में कहा, तुम अपनी आंखें बंद करके कुछ पल के लिए वो दिन याद करो जब तुमने इसी सौम्या को बकरी और भैंस चराने भेजा था, भूखे पेट काम कराया था और रिश्ता आने पर उसका मजाक उड़ाया था। तुम लोगों ने कहा था कि इससे कोई शादी नहीं करेगा, ये जिंदगी भर तुम्हारे घर में नौकरानी बनकर रहेगी। भगवान ने तुम्हारे हर शब्द का जवाब आज अपने तरीके से दिया है। याद रखना, इंसान की औकात उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके कर्मों से तय होती है। सौम्या गरीब जरूर थी, लेकिन उसके संस्कार करोड़ों से भी कीमती थे। तुम लोग तो सब कुछ होते हुए भी रिश्तों में गरीब निकले। बुआ की हर बात दीपक और दीप्ति के दिल में हथौड़े की तरह लग रही थी। दोनों की आंखें झुक चुकी थी। पहली बार उन्हें अपनी गलतियों का असली एहसास हो रहा था। बुआ ने फिर शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म और इंसानियत बची है तो उस मंच पर जाओ, अपनी बहन और अपने बहनोई को आशीर्वाद दो और सबसे पहले सौम्या से माफी मांगो। दीपक की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसे अपनी गलती याद आ रही थी। दीप्ति भी सिर झुकाए उसके पीछे चल रही थी। जैसे ही दोनों मंच पर पहुंचे, सौम्या ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान आ गई। दीपक कांपती हुई आवाज में बोला, बहन मुझे माफ कर दे, मैं तेरा भाई कहलाने के लायक भी नहीं रहा। मैंने अपनी पत्नी की बातों में आकर तुझे अकेला छोड़ दिया। जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं तेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसके साथ ही दीप्ति भी सौम्या के पैरों में बैठ गई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बोली, सौम्या मैंने तुझे बहुत सताया, तुझे नौकरानी समझा, तुझे मारा, तेरा अपमान किया। आज समझ आया कि असली अमीरी पैसे में नहीं दिल में होती है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। सौम्या की आंखें भी भर आई। उसने तुरंत दोनों को उठाया और बिना एक पल सोचे उन्हें गले लगा लिया। वो रोते हुए बोली, भैया भाभी मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। आप दोनों आज यहाँ पर आए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अर्जुन की आंखों में अपनी पत्नी के लिए गर्व साफ दिखाई दे रहा था। वहीं बुआ ने भगवान की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए। जो सौम्या कभी सुबह से शाम तक बकरियां चराते हुए अपमान और तानों के बीच अपनी जिंदगी काट रही थी, वही आज करोड़ों अरबों के साम्राज्य की मालकिन थी। फिर भी वो पहले जैसी सरल, विनम्र और संस्कारी थी। उसने दौलत को कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। महंगे महलों में रहने के बावजूद उसकी आदतें नहीं बदली। वो आज भी सुबह सबसे पहले उठती, घर के मंदिर में भगवान की पूजा करती, फिर अपने ससुर के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेती। नारायण जी कई बार उसे रोकते हुए कहते, बेटी अब तुम इस घर की बहू नहीं, इस परिवार की लक्ष्मी हो, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सौम्या हमेशा मुस्कुराकर एक ही बात कहती, पिताजी जिस घर ने मुझे सम्मान दिया, मुझे बेटी का स्थान दिया, उस घर की सेवा करना मेरा सौभाग्य है, बोझ नहीं। उसकी यही बातें सुनकर नारायण जी की आंखें खुशी से भर आती थी। उन्हें लगता था कि भगवान ने उनके घर में सचमुच एक देवी को भेजा है। दूसरी ओर अर्जुन भी अपनी व्यस्त जिंदगी के बावजूद हर दिन अपनी पत्नी और परिवार के लिए समय निकालता था।
दुनिया उसे अरबपति उद्योगपति के नाम से जानती थी, लेकिन घर के अंदर वो सिर्फ सौम्या का जीवन साथी और अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। समय किसी के लिए कभी नहीं रुकता। देखते ही देखते अर्जुन और सौम्या की शादी को पूरे 4 वर्ष बीत गए। इन 4 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका था। दोनों का 2 वर्ष का प्यारा सा बेटा राज अब पूरे घर की जान बन चुका था। उसकी मासूम हंसी से पूरा महल गूंज उठता था। नारायण जी उसे अपनी गोद में उठाकर घंटों खेलते रहते और कहते, राज ने तो हमारे बुढ़ापे में फिर से बचपन लौटा दिया है। उधर दीपक और दीप्ति की जिंदगी पहली जैसी नहीं रही थी। रिसेप्शन वाले दिन के बाद दोनों के भीतर बहुत बड़ा बदलाव आया था। उनको अपने व्यवहार पर शर्म महसूस होने लगी और सचमुच का पछतावा होने लगा। धीरे धीरे दीपक का छोटा सा कारोबार घाटे में जाने लगा। कर्ज बढ़ता गया। खेत का एक हिस्सा बेचना पड़ा। जिस घर में कभी दीप्ति अपने घमंड में दूसरों को अपमानित करती थी, अब उसी घर में पैसों की कमी के कारण रोज तनाव रहने लगा। एक दिन दीपक के बेटे की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराने को कहा, लेकिन इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने उनके पास नहीं थे। दीपक ने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। आखिरकार वो थक हार कर घर के बाहर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पहली बार उसे अपनी बहन की याद आई, लेकिन अगले ही पल उसने सिर झुका लिया। उसे लगा कि जिस बहन के साथ उसने इतना अन्याय किया, उसके सामने मदद मांगने का अधिकार भी उसने खो दिया था। इसी बीच गांव की एक महिला ने ये खबर सौम्या की बुआ को दे दी। बुआ ने बिना देर किए सौम्या को फोन किया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में सारी बात बताई। फोन रखते ही सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि उसके भैया और भाभी ने उसके साथ क्या क्या किया था। उसने तुरंत अर्जुन की ओर देखा और बोली, अर्जुन जी, भैया मुसीबत में है। मेरा राहुल अस्पताल में है, हमें अभी उसके पास चलना होगा। अर्जुन ने बिना कोई सवाल किए तुरंत अपनी गाड़ी तैयार करने का आदेश दिया। उसने सौम्या का हाथ पकड़कर कहा, सौम्या, यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। तुम अपने साथ हुए अन्याय को याद नहीं रखती, बल्कि रिश्तों को बचाना जानती हो। चलो, आज फिर तुम्हारे संस्कार किसी का घर उजड़ने से बचाएंगे। कुछ ही देर बाद दोनों गांव पहुंच गए। दीपक अस्पताल के बाहर सिर झुकाए बैठा था। अचानक उसने सामने अर्जुन और सौम्या को देखा। उसकी आंखें शर्म से झुक गई। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन सौम्या ने बिना कुछ कहे अपने भतीजे को गोद में उठाया और सीधे अस्पताल के अंदर चली गई। अर्जुन ने डॉक्टर से बात की, अस्पताल का पूरा खर्च जमा किया और शहर के सबसे बड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बुला ली। कुछ घंटों के इलाज के बाद राहुल की जान बच गई। डॉक्टर के जाने के बाद दीपक रोते हुए सौम्या के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बोला, बहन, मैं जिंदगी भर इस अपराध बोध से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जिस बहन को मैंने अपने घर में सम्मान नहीं दिया, उसी बहन ने आज मेरे बेटे की जान बचा ली। मैंने तुझे हमेशा बोझ समझा, लेकिन तूने कभी मुझे अपना दुश्मन नहीं माना। मैं बहुत छोटा इंसान निकला। अगर आज तू नहीं आती तो शायद मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देता। मुझे माफ कर दे बहन, मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तुझे बहन कह सकूं। ये सुनकर सौम्या की आंखों में भी आंसू बहने लगे। उसने अपने भाई को उठाया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, भैया, भाई बहन के रिश्ते हिसाब किताब से नहीं चलते। अगर मैं आज आपकी मदद ना करती तो माँ बाबूजी की आत्मा कभी मुझे माफ नहीं करती। जो बीत गया उसे भूल जाइए। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि मेरा भतीजा अब सुरक्षित है। दीप्ति ये सब दूर खड़ी रोते हुए देख रही थी। वो धीरे धीरे सौम्या के पास आई और इस बार बिना किसी झिझक के उसके पैरों में बैठ गई।
उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, सौम्या, मैं तेरी सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। मैंने तुझे नौकरानी समझा, तुझे थप्पड़ मारे, तुझे भूखा रखा, तेरे हर सपने का मजाक उड़ाया, लेकिन आज तूने मेरे बेटे को बचाकर ये साबित कर दिया कि तू इंसान नहीं, भगवान का भेजा हुआ आशीर्वाद है। सौम्या ने तुरंत दीप्ति को उठाकर गले लगा लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आज से पुरानी सारी बातें खत्म। उसी समय नारायण जी भी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने भगवान का धन्यवाद करते हुए कहा, आज मुझे समझ आया कि मेरे बेटे ने अपने लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत चुनी थी। जिस घर में ऐसी बहू हो वहां भगवान खुद निवास करते हैं। दीपक और दीप्ति के चेहरे पर अब पहले जैसा घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता दिखाई देने लगी थी। गांव के लोग भी अक्सर कहा करते थे, जिस लड़की को कभी बकरी चराने वाली गवार कहकर अपमानित किया जाता था, आज वही पूरे गांव की शान बन गई है। लेकिन इन सब बातों का सौम्या पर कोई असर नहीं पड़ता था। उसने कभी अपनी दौलत का प्रदर्शन नहीं किया और ना ही कभी अपने भाई भाभी को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास दिलाकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। कई बार अर्जुन उससे पूछता, सौम्या, क्या तुम्हें सच में अपने पुराने दिनों की याद नहीं आती? क्या तुम्हारे दिल में अपने भाई भाभी के लिए बिल्कुल भी शिकायत नहीं बची? सौम्या हल्की मुस्कान के साथ कहती, अगर मैं बीते हुए दर्द को पकड़ कर बैठ जाऊंगी तो आज की खुशियां भी खो दूंगी। इंसान की सबसे बड़ी ताकत बदला लेना नहीं, बल्कि माफ करना है। अगर मैं उन्हें माफ नहीं करती तो शायद मैं भी उनकी तरह ही छोटी सोच वाली बन जाती। भगवान ने मुझे इतना सम्मान दिया है कि अब पुराने जख्म सिर्फ एक सीख बनकर रह गए हैं। अर्जुन हर बार अपनी पत्नी की बातें सुनकर गर्व से भर जाता। उसे महसूस होता कि उसने जीवन में सबसे सही फैसला सौम्या को अपनी पत्नी बनाकर ही लिया था। नारायण जी की आंखों से भी खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने पूरे परिवार को एक साथ गले लगा लिया। समय फिर आगे बढ़ता गया, राज बड़ा होने लगा। वो अक्सर अपनी माँ से पूछता, माँ, क्या आप सच में पहले बकरियां चराती थी? सौम्या मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा, और वही दिन मेरी सबसे बड़ी ताकत बने। अगर मैं उन कठिन दिनों से ना गुजरती तो शायद आज दूसरों का दर्द कभी समझ ही नहीं पाती। राज अपनी माँ का हाथ पकड़कर गर्व से कहता, माँ, मैं बड़ा होकर बिल्कुल आपकी तरह अच्छा इंसान बनूंगा। ये सुनकर पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। अर्जुन अपने बेटे को सीने से लगा लेता और कहता, बेटा, याद रखना, इंसान की पहचान उसकी दौलत नहीं, उसका चरित्र और उसके संस्कार होते हैं। हाँ पापा, मुझे सब याद रहेगा। आपके और मम्मी के दिए हुए संस्कारों को मैं कभी नहीं भूलूंगा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।